मॉर्निंग सभी को बहुत नमस्कार। आई होप के सारे बच्चे बढ़िया हैं। शुभम, कुंदन, रोशनी, आवाज आ रही है भाई सही से? क्या हाल चाल है भाई सभी का? तैयारी कैसी चल रही है? जोर शोर से? माहौल एकदम बिल्कुल तगड़ा बना रखा है। और हमारी कोशिश है कि आप सभी को जो क्लास में कराया जाए, बस आप उससे फिलहाल सबसे पहली जो प्रायोरिटी हो आपकी, उसे डेली के डेली खत्म करते रहो, है ना। एक बार क्लास में लाइव देखकर और बाद में जो आपको नोट्स अपलोड किया जाए उससे गो थ्रू हो जाओ। क्लास ले रखी होगी ना, तो नोट्स में लिखा शब्द समझ में आएगा। सीधे नोट्स देखोगे तो फिर आपको पता है किस दिन क्लास छोड़ देना आप, और ऐसे नोट्स देखना जो अपलोड होते हैं, तो आपको ना फील आएगी ना, चीजें उतनी क्लियर होंगी। तो बस इतना करते रहो अभी फिलहाल के लिए, हर सब्जेक्ट अपना कवर करते रहो। बाकी हम आपके सेवा में ही उपस्थित, आप मेहनत करेंगे, हम आपसे डबल करने के लिए तैयार है। रोहित, सुमित, पिंकी, हरिकेश, लक्की, राहुल, सूरज, विपिन। सूरज कह रहा अनडिफाइंड। सूरज तुम्हारा रोज क्लास में कुछ दिक्कत आती है। मोनू, पिंकी सही चल रहा है, मामला आगे बढ़ाया जाए। तो कल की क्लास में हमने ऑप्टेक्स शुरू कर दिया था। विपिन कह रहे हैं जैसे आपको जय श्री राम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम सभी को। हुसैन कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। रोहित कुमार कुशवाहा, मृत, जय जगन्नाथ। सर टेक्नीशियन 3 का साइंस सिलेबस में क्लास 10th लेवल लिखा है, तो ये चैप्टर इंपोर्टेंट तो रहेगा ना? हाँ, टेक 3 वालों के लिए तो इंपोर्टेंट है। जो टेक्नीशियन का ग्रेड 3 वाला भर रहे हैं ना, उनके लिए तो इंपोर्टेंट है। उसमें तो 10th तक की साइंस लिखा है, और 10th तक की साइंस में सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर ही ऑप्टिक्स है। मैंने ग्रेड 1 वालों के लिए बोला था, ये जो ग्रेड 1 है उसके सिलेबस में ऑप्टिक्स नहीं लिखा है। ग्रेड 3 में तो 10th तक का पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो 10th वालों के लिए तो वो जो जिन्होंने भर रखा है ना 10+ ITI ग्रेड 3 वाला, उनके लिए तो समझो कि ये चैप्टर की वेटेज ही सीधे 20-25% की है। ग्रुप डी वालों के लिए चैप्टर 20-25% का है ना। एलपी में जो सीबीटी 1 है उसमें उसके लिए भी काम का है। टेक्नीशियन के ग्रेड 1 में मैंने केवल मना किया था आपको, है ना। पीछे सभी क्लास कर ली। गणपति कह रहे हैं सर बियॉन्ड से थ्योरी क्या करे? जितना कराया बियॉन्ड से में उतना ही ज्यादा है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है ना। वो मोर देन इनफ है, कम नहीं है वो, बल्कि समझो कि जितने की जरूरत है उसके पौने 2 गुना है पहले ही वो। उसमें और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास हम। ये हमारे पास में प्लेन मिरर का हम जिक्र कर रहे थे क्लास के अंदर, और मैं मान के चल रहा हूं कि सब बच्चों ने कल की क्लास से लेकर आए हैं ना। जिन बच्चों का लेट एडमिशन हुआ है वो एक काम कर सकते हैं, अभी अगर वो हीट का या जो मैंने पीछे जो कराया उत्प्लावन बल वगैरह, बियॉन्ड फोर्स वाला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, वो सब अभी आप छोड़ सकते हैं, उसे धीरे धीरे कवर कर लेना। कल की क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, उसमें हम पीछे कुछ भी यूज नहीं करेंगे, तो वहां से देखकर आप आ सकते हैं, ठीक है। तो 12th वाले भी भर सकते हैं क्या? टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं। 12th में अगर आपने फिजिक्स और मैथ से किया तो केवल एक पोस्ट है जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, बाकी 12th वालों के लिए नहीं है। 10+ ITI वालों के लिए है, और 12th में भी केवल एक पोस्ट है, वो भी फिजिक्स प्लस मैथ वालों के लिए है, ठीक है। चलो। अनिल, वीडियो क्लैरिटी नहीं है, आलोक कह रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है, समझो राकेश, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी है, मैं बोल दूं आपसे कि मरकरी की 11, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि जब आप दो लिक्विड की डेंसिटी में कंपेयर कर रहे होते हैं, तो जनरली अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो हम पानी की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी, उसका सापेक्ष घनत्व 11 है, तो उसका मतलब है कि मरकरी जो है, पारा जो पानी के मुकाबले 11 गुना ज्यादा डेंस है, उसका घनत्व पानी के मुकाबले 11 गुना है। तो रिलेटिव का मतलब होता है कि जब आप पे दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो किसी चीज की डेंसिटी को जब आप पानी की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उसे हम रिलेटिव डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह देते हैं, सापेक्ष गुरुत्व ना, विशिष्ट गुरुत्व, सॉरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है कि दो लिक्विड की डेंसिटी में कंपेयर करना, कि इसकी डेंसिटी से 3 गुना है, किससे 5 गुना है, तो दो की डेंसिटी में कंपेयर करना। अगर दूसरा लिक्विड नहीं दे रखा है तो फिर हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि हम पानी से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि एक द्रव का सापेक्ष घनत्व 15 है, तो इसका मतलब कि वो द्रव पानी के मुकाबले 15 गुना ज्यादा डेंस है, 15 गुना उसका घनत्व पानी के मुकाबले ज्यादा है, इसका ये मतलब है, ठीक है। समझ रहे बात को? सर बीएससी मैथ पास कोर्स वाले ग्रेड 1 का फॉर्म भर सकते हैं? फिजिक्स है उसमें? अगर बीएससी मैथ में अगर आपने फिजिक्स भी पढ़ा हुआ है, आपके मार्कशीट में फिजिक्स भी लिखा हुआ है ना, तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। लेखराज गुड मॉर्निंग। चलो
चलें भाई, 5-6 मिनट खराब हो गए बिना एक भी शब्द पढ़े। तो हमारे पास में प्लेन मिरर है, यहाँ ध्यान से देखना। इसके ऊपर हमने प्रकाश की किरण डाली। ये जो रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली बातें है ना, ये सारी की सारी जिक्र होंगी जब हम यूनिट्स और डायमेंशन पढ़ रहे होंगे, है ना, तब। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, अरे भाई पढ़ लो भी, है ना। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, TIR आएगा अपने आप पता चल जाएगा क्या है। तुम भाई ऐसे टॉपिक चल कुछ रहा है और बात कोई और कर रहे हो तुम। पहले तो यार मैं एक बार नहीं से फोन को करता हूँ साइलेंट, फालतू में बजे जा रहा है जब से। साइलेंट क्यों हो रहा है। हम्म भाई ऑप्टिकल फाइबर आएगा TIR पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ते समय ना, जो चीज अभी आई नहीं है, आएगी 3-4 क्लास के बाद आ जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण। ये हमारे पास में है नॉर्मल, अभिलंब, ठीक। ये एंगल है आई। आई और आर तो सेम होते हैं, अगर मैं यहाँ पर भी आई लिख लूं तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मिरर का नाम है हमारा M1 M2, M1 M2, ठीक है। सर टेक्नीशियन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई पोस्ट है कि नहीं? भाई आपको नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना आता शुभम? मैंने एक आध बच्चे का चलो ठीक है कमेंट कर दिया, बता दिया, आप लोग तो परेशानी हो गए। नोटिफिकेशन पढ़ो, हिंदी में भी है नोटिफिकेशन, अगर इंग्लिश कम आती है तो इंग्लिश में भी है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि आपके पास जो BSc होनी चाहिए, होनी चाहिए फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंटेशन में। ये डिप्लोमा अगर आपके पास में है या बीटेक की डिग्री है वो भी इन्हीं सब्जेक्ट में होनी चाहिए। वहां कहीं पे लिखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नहीं लिखा। वहां कहीं इलेक्ट्रिकल लिखा है, नहीं लिखा। वहां कहीं पे सिविल लिखा है, नहीं, यानी कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो इतना तो हमें फॉर्म भरना, हमें नोटिफिकेशन पढ़ना आना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास में कॉम्बिनेशन हैं, जैसे कि प्योर आपने जैसे मान लो कि फिजिक्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट हैं फिजिक्स के हैं तो ठीक है। या अगर मान लो कि आपने BSc पास भी किया है लेकिन आपने हर साल फिजिक्स का अगर आपके पास सब्जेक्ट रहा है तो आप फॉर्म भर दो, है ना। तो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया वो कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। उसमें लिखा है साफ साफ कि जो बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो फॉर्म ना भरें। तो अब ये तो केवल टाइम पास करने वाली बात है। एक और आगे कि कॉमर्स से क्या हूं तो भर सकता हूं, कि भाई लिखा है नोटिफिकेशन पढ़ो, नहीं भर सकते, है ना। तो ये चलती क्लास में फिर तो यही है कि या तो हमने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा या पढ़ने के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा, ये केवल अपनी संतुष्टि के लिए ही केवल ऐसे पूछ रहे हैं, है ना। हो जाएगा संतोष, बिल्कुल होगा। एक ये देखो राकेश फिर ये कहता है सर आप मुझे डांट देते हो, ये हर क्लास में इसकी आदत है खराब। कहता है जी फिर मेरा क्वेश्चन पूछने का डर लगता है, कह रहे जी लाइट का नेचर कैसा है, चैप्टर लाइट खत्म हो गया। अरे लाइट में अभी लाइट मैंने शुरू भी नहीं किया है, कोई पूछ रहा जी ऑप्टिकल फाइबर, अरे TIR में आएगा। लाइट का नेचर जब पढ़ेंगे, लाइट का नेचर हो जाएगा, जब वेव और पार्टिकल दोनों की बात हो जाएगी, वेव का नेचर भी आ जाएगा, है ना। तो कुछ बच्चे ना केवल अपने होशियार बनने के लिए, नेतागिरी झाड़ने के लिए कुछ ना कुछ फालतू कमेंट करते रहते हैं। जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ो, है ना, बिना मतलब में। हर क्लास में ना ज्यादा होशियार मत बनो, इस लेवल पे मत लेके जाओ टीचर को ना कि सच में भगा दे वो, केवल बात ही ना करे बिना मतलब में। अब यहां देखते हैं, यहां पे आते हैं बात पे। ये हमारे पास में एक मिरर है, ये हमने कल तक की बात पढ़ ली। अब मैं इस मिरर को बेटा थोड़ा सा घुमाने वाला हूं, थोड़ा सा रोटेट करने वाला हूं। अभी मेरे पास मिरर था, इसे मैंने ऐसे घुमा दिया, है ना, थीटा एंगल पे। थीटा एंगल। तो आप एक बार समझना, ये पीले वाली लाइन जो बेटा पहले मिरर की सिचुएशन थी और मैंने इसे घुमा दिया, हरे वाली लाइन से दिखाया मैंने थीटा एंगल पे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे मैं मिरर को थीटा एंगल पे घुमाऊंगा तो साथ में नॉर्मल अभिलंब भी थीटा एंगल पर ही घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा भाई? नॉर्मल तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है मिरर से। यहां देखना, ये काली वाली लाइन और मेरी उंगली देखना, ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे है। तो जैसे मैं मिरर को थोड़ा सा घुमाऊंगा तो साथ में नॉर्मल भी घूम जाएगा, क्योंकि नॉर्मल को तो मिरर से 90 डिग्री पर ही बने रहना है। ये मान लो यहाँ पे मिरर ऐसा था, ये मिरर ऐसे है, ये 90 डिग्री का एंगल है। जब मैं इसे घुमा दूंगा मिरर को तो साथ में बेटा नॉर्मल भी वैसे घूम जाएगा, क्योंकि इससे नॉर्मल को तो 90 डिग्री के एंगल पर ही बने रहना है। तो जैसे आप मिरर को थीटा एंगल पर घुमाते हैं तो साथ में नॉर्मल भी थीटा एंगल पर घूम जाता है, ठीक है।
तो ये नॉर्मल भी थीटा एंगल पे घूम जाएगा। तो नॉर्मल भी घूम जाएगा थीटा एंगल पे। ठीक, तो दर्पण थीटा पे घुमाया तो नॉर्मल भी थीटा पे घूम जाएगा बेटा, साथ में रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण भी घूम जाएगी। अब ये रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण कितने एंगल पे घूमेगी, ये पेपर में हमारे से पूछता है कि परावर्तित किरण कितने कोण पर घूम जाती है। मैं इसका आपको पहला आंसर बता देता हूं, फिर हम प्रूफ भी कर लेंगे। तो अगर पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दर्पण को 3 डिग्री पे घुमाया तो अभिलंब कितने पे घूमेगा, 3 पर ही घूमेगा, लेकिन परावर्तित किरण कितने पे घूमेगी, तो याद रखना आप मिरर को जिस एंगल पर घुमाएंगे नॉर्मल अभिलंब उसी एंगल पर घूमता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे उसे डबल एंगल पे घूम जाती है। और मैंने दर्पण को थीटा एंगल पे घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगी 2 थीटा एंगल पे। और ये सारा काम हम कर रहे हैं इस इंसिडेंट रे को बेटा फिक्स करके। यानी मैंने क्या किया है कि मेरे पास में ये मिरर था, एक बच्चे को मैंने आपसे कहा कि भैया यहाँ से लाइट छोड़ो और तेरा हाथ हिलना नहीं चाहिए, उसने कहा जी ठीक है। यहाँ से उसने टॉर्च का बटन दबाया, लाइट निकली, इसका हाथ फिक्स है। अभी लाइट टकरा रही थी, ऐसे जा रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब मैंने मिरर को घुमा दिया थीटा एंगल पे, तो जैसे मिरर थीटा एंगल पे घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे डबल एंगल पे घूम जाएगी। तो हम आपतित किरण को इंसिडेंट रे को फिक्स करते हुए अगर दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दें तो अभिलंब भी थीटा कोण पर घूम जाता है और परावर्तित किरण घूम जाती है उसे डबल एंगल पर। इसका भी हम प्रूफ करेंगे, पर पहले आप इसका एक बार रिजल्ट जो है ये आंसर लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे काम का है। तो लिखेंगे इसमें हम कीपिंग 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 इंसिडेंट रे फिक्स्ड, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड if mirror is rotated, if mirror is rotated by an angle theta, comma, the normal also rotates, the normal also rotates by an angle theta, while by an angle theta while reflected ray rotates by an angle 2 theta। हिंदी में लिखेंगे यदि आपतित किरण को यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए, यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए, यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो अभिलंब भी थीटा कोण पर घूम जाता है, जबकि परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूमती है। यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो अभिलंब भी थीटा कोण पर घूम जाता है, जबकि परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूमती है। ठीक है, अब यहां पर मैं पूछ रहा हूं, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक की और मैंने मैकेनिकल पोस्ट नहीं आ रही है तो मैं 12th पीसीएम से ग्रेड 3 के लिए जो नहीं, आपके पास 12th की मार्कशीट ही नहीं है क्योंकि आपने तो क्या किया ना, पहले आपने पॉलिटेक्निक की है फिर आपने इंजीनियरिंग की है, 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए पीसीएम में, नहीं भर सकते आप। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर आपको इसका प्रूफ भी देखना है कि सर ये कैसे आया कि अगर हमने इसे थीटा कोण पर घुमाया तो टी थीटा कोण पर कैसे घुमा, तो थोड़ा समझ लेते हैं। इससे भले ही हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कोई हमें डेरिवेशन नहीं करना, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ेगी। आप एक चीज देखो,
भाई जैसे आपने मिरर को घुमाया थीटा एंगल पर, तो नॉर्मल तो थीटा पे घूम ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मल को तो 90 डिग्री पर रहना ही है ना। अच्छा अब यहां देखना, ये बेटा मेरे पास आया नए वाला नॉर्मल, अब बड़े ध्यान से देखना, और इंसिडेंट रे तो मेरी फिक्स है, तो इंसिडेंट रे और नए वाला जो नॉर्मल है इनके बीच में एंगल कितना है, ये आई एंगल, ये थीटा, तो नए वाले नॉर्मल के साथ में एंगल बन गया आई प्लस थीटा। तो अगर बेटा नए वाले नॉर्मल से लाइट आई प्लस थीटा एंगल पर आई है, तो नए वाले नॉर्मल से आई प्लस थीटा एंगल पर ही जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर जाती है, तो नए वाले नॉर्मल से जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर जाएगी। तो अब मेरे पास में ये आई प्लस थीटा पर लाइट आई है, तो वापस भी कितने पे जाएगी, आई प्लस थीटा पे जाएगी। अब मुझे प्रूफ करना है कि जो इतना एंगल है ये 2 थीटा के बराबर है, तो कैसे प्रूफ होगा, ये बड़े वाला एंगल कितना दिख रहा है मुझे, आई प्लस थीटा, इसमें से अगर मैं ये वाला एंगल घटा दूं, इस बड़े वाले आई प्लस थीटा में से अगर ये वाला एंगल घट जाएगा तो ये वाला एंगल बचेगा। आर यू गेटिंग दिस। तो ये वाला एंगल देखो कितना है मेरे पास में, यहां से यहां तक का है आई, यहां से यहां तक का है थीटा, तो ये वाला एंगल बनेगा मेरे पास में आई माइनस थीटा, यानी कि इस यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है आई प्लस थीटा, उसमें से अगर ये आई माइनस थीटा घटा दिया जाए तो ये वाला एंगल बच जाएगा। तो आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा घटा के देख लो क्या आएगा, मैं यहां पे कर देता हूं इसे। तो आई प्लस थीटा में से मुझे घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है आई माइनस थीटा, क्या देखना, आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस माइनस प्लस, तो आई से आई कट गया तो कितना बचा 2 थीटा, यानी कि मेरे पास कितना बन गया 2 थीटा, यानी कि आपको रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा एंगल पर घूम जाएगी। समझ में आ गई बात ये। तो डेरिवेशन समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको आंसर तो याद रखना ही है। मैं दोबारा बता देता हूं कि हम सभी को पता है कि जैसे मिरर को थीटा एंगल पे घुमाएंगे तो अभिलंब भी थीटा एंगल पे घूम जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे घूम जाएगी ये मुझे प्रूफ करना है, और मैंने आपको पहले आंसर बता दिया कि 2 थीटा पे घूमेगी, तो मैं प्रूफ करना है क्या 2 थीटा पे ही घूमेगी। तो मैंने कहा आपसे भाई जो नए वाला नॉर्मल है उससे जो इंसिडेंट रे उसका कितना एंगल बना है, ये आई ये थीटा, तो आई प्लस थीटा पे लाइट आई, तो नए वाले नॉर्मल से आई प्लस थीटा पे ही वापस जाएगी। तो इस पूरे आई प्लस थीटा में से मुझे ये वाला एंगल घटाना है, तो पूरा एंगल कितना है, आई है, इसमें से अगर मैं थीटा घटा दूंगा कि आई माइनस थीटा बचेगा, तो आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा घटा दिया तो 2 थीटा मेरे पास में आंसर आ गया। ठीक है, 12th की मार्कशीट है तो फिर भर दो, फिर क्या दिक्कत है। 12th की मार्कशीट में आपके पास होगा फिजिक्स और मैथ, फिर भर दो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक तो बेटा एक चीज और देखना आप यहाँ पे क्लास में, अब कुछ ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है मिरर की, ये मेरे पास में अगर 2 मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हों तो एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी देखो क्या बनती है। ये बेटा आपने एक इंसिडेंट रे ली, आपतित किरण, ये मान लो मिरर M1 है, ये M2 है, ये आपतित किरण आके टकराई इस मिरर पे, टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, और ये फाइनली एक निकलेगी बाहर। जो फाइनली बाहर निकलती है ना उसे हम कहते हैं इमरजेंट रे, निर्गत किरण। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हम 2 मिरर 2 दर्पणों के बीच में कितना एंगल रखें, ऑप्शन होगा 30 60 45 90, कि 2 मिरर के बीच में कितना एंगल पुट किया जाए कि जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है ये एक दूसरे के समानांतर निकलें, एक दूसरे के पैरेलल हों। सर आर आई नोट इक्वल होंगे, सर जी आर आई नोट इक्वल होंगे, कहां पे आर आई नोट इक्वल है, आर आई तो हमेशा बराबर होते हैं रिफ्लेक्शन में सौरभ। ये अगर पहले वाला नॉर्मल देख लो आप जो शुरुआत में था बिना मिरर घुमाए हुए, तो लाइट आई एंगल पर आई थी, तो मैंने कहा था आई पे जाएगी क्योंकि आई आर तो सेम ही होते हैं, यहाँ आई लिखा था यहाँ भी आई लिख दो। जब आपने मिरर को घुमा दिया थीटा एंगल पे तो नॉर्मल भी थीटा पे घूम गया, तो जो नए वाला नॉर्मल है उसे अगर लाइट आई प्लस थीटा पे आई है तो आई प्लस थीटा पे ही गई है। नॉर्मल से लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी, रिफ्लेक्शन में हमेशा वैलिड है ये। अच्छा अगर देखना कि पेपर में पूछता है कि 2 दर्पण के बीच में कितना कोण रखें कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर हो। तो 2 मिरर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो इंसिडेंट रे और आपकी इमरजेंट रे, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के पैरेलल समानांतर निकलती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यदि 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 2 दर्पणों
के बीच का कोण, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है। बेटा निर्गत किरण जो है आपतित किरण के समांतर होती है, और डायरेक्शन तो अलग होगी। इंसिडेंट रे आते समय इधर होगी, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये इमर्जेंट रे है, लेकिन बिल्कुल कैसी है आपस में, पैरेलल, समानांतर। यहां पे लिखेंगे हम इफ एंगल बिटवीन two mirrors, if angle between two mirrors is 90 degree, comma, the emergent ray becomes parallel to incident ray। ठीक है, अगर दो दर्पणों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो बेटा निर्गत किरण जो होती है, इमर्जेंट रे जो होती है, वो इंसिडेंट रे आपतित किरण के समानांतर निकलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात समझ पा रहे से बच्चे? अरे हाँ या ना? ठीक। अच्छा, ऐसे अगर बेटा दो मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो तो भी एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी बनती है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। ये दो मिरर हैं, ये मिरर M1 मान लो, M2। ये पहले मैंने इधर वाले को M1 लिखा था ना, तो सेम ही कर लेते हैं। ये M1 ले लो, ये M2 ले लो। ठीक। अरे बेटा दो मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो, 60 डिग्री का, 60 का, तो यहां पर भी एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी बनती है। वो देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्या बनती है, अगर 60 डिग्री का एंगल हो तो जब दो मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा तो आप किसी भी एक दर्पण के पैरेलल, या तो इसके पैरेलल यहां पे एक रे डाल दो, या इसके पैरेलल यहां पे डाल दो, किसी भी एक दर्पण के पैरेलल रे आप डालो। तो मैंने क्या किया, इस वाले के पैरेलल एक रे यहां पे डाल दी। ठीक, ये इंसिडेंट रे है। तो अगर बेटा दो दर्पण 60 डिग्री के एंगल पर हैं और आपने किसी एक दर्पण के, किसी एक मिरर के समानांतर प्रकाशीय किरण छोड़ दी, तो पता क्या होगा, ये मिरर, ये रे गई यहां पे टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई, और ये फाइनली जब बाहर निकलेगी ना, जब बाहर निकलेगी तो मैं कहूंगा इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। तो मैंने देखा, मैंने बेटा इस वाले मिरर के सापेक्ष इस मिरर के समानांतर एक किरण फेंकी, ये इसके पैरेलल फेंकी, लेकिन जो फाइनली बाहर निकली वो दूसरे वाले के पैरेलल निकली। यानी मैंने पैरेलल तो इसके छोड़ी थी, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट हुई फिर इमर्जेंट रे निकली, जो निर्गत किरण निकली वो दूसरे के पैरेलल निकली। तो पेपर में आपसे कहेगा कि अगर दो मिरर के बीच में क्या एंगल होना चाहिए, दो दर्पणों के बीच में कितना कोण होना चाहिए, कि अगर हम एक दर्पण के समांतर प्रकाशीय किरण छोड़ें तो जब फाइनली बाहर निकले तो दूसरे के समांतर होकर निकले। आपने इसके पैरेलल छोड़ी थी, पर जब फाइनली बाहर निकलेगी तो दूसरे के समांतर निकले। तो एक मिरर के पैरेलल रे छोड़ रहे हैं, लेकिन जब बाहर निकल रही है तो हमने देखा कि दूसरे के पैरेलल निकली, तो उनके बीच में एंगल होना चाहिए 60 डिग्री का। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे तो पहले वाले केस में क्या था, कि पहले केस में तो जो आपने इंसिडेंट रे छोड़ी और इमरजेंट रे, इसमें तो इंसिडेंट और इमरजेंट रे आपस में पैरेलल थी। इसमें जो इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे थी, इसमें जो आपतित किरण और निर्गत किरण थी, ये आपस में समांतर हैं। जो छोड़ी गई और जो बाहर निकली आपस में पैरेलल। दूसरे वाले केस में क्या है कि आपने एक दर्पण के पैरेलल रे छोड़ी, लेकिन जो फाइनली बाहर निकली तो दूसरे के पैरेलल निकली। ठीक है, तो उसके लिए दो मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर दो दर्पण 60 डिग्री के कोण पर हो तो क्या प्रॉपर्टी बनती है, दो दर्पण 60 डिग्री कोण पर रख दो, एक के पैरेलल रे छोड़ो, तो जो फाइनली बाहर निकलेगी दूसरे के पैरेलल निकलते हुए दिखेगी। आप एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर लेना और थोड़ा सा कर देना धूप बत्ती से, थोड़ा सा धुआं सा कर देना, ठीक है, ताकि आप ना लाइट का पाथ देख पाए, है ना। तो आप क्या करना, कभी घर में करना, दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे रखना, 60 डिग्री के एंगल पे,
और लेजर लाइट जब आप बटन दबाओगे तो उससे आपको लाइट निकलती हुई दिखेगी, तो लाइट एक मिरर पर टकराएगी, फिर दूसरे पर टकराएगी, जो फाइनली बाहर निकलेगी ना, आपको साफ साफ दिखेगा जो फाइनली बाहर निकल रही है वो पहले वाले के, आपने अगर इसके पैरेलल रे छोड़ी है तो जो फाइनली बाहर निकलेगी वो दूसरे वाले के पैरेलल समानांतर बाहर निकलते हुए दिखेगी। तो समझ रहे हैं लैंग्वेज को, कि दो दर्पण किस कोण पर रखें कि एक के समानांतर किरण छोड़ें तो जो फाइनली बाहर निकले वो दूसरे वाले के पैरेलल हो जाए, तो 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे हम, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तथा आपतित किरण किसी एक दर्पण के समांतर हो तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समांतर निकलती है। यदि अगर दो दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री का है, दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हैं, और रे जो है एक मिरर के पैरेलल छोड़ी तो जो फाइनली बाहर निकलेगी वो दूसरे के पैरेलल निकलेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स, इफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स is 60 degree and incident ray is parallel to one of the mirrors and incident ray is parallel to one of the mirrors, then emergent ray becomes parallel to another mirror। यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो और आपतित किरण किसी एक दर्पण के समांतर है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 60 डिग्री एंड इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स, देन इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू अनदर। तो मुझे बताओ कि दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओगे, पेपर में कह देगा कि दो दर्पण के बीच का एंगल क्या होना चाहिए। यदि एक मिरर के पैरेलल रे छोड़े तो जो इमर्जेंट रे निकले, जो निर्गत किरण निकले, वो दूसरे के पैरेलल निकलती हुई दिखे, तो 60 डिग्री का एंगल। दो मिरर के बीच में क्या एंगल रखें कि जो आपतित किरण है जो छोड़ी गई थी और जो निर्गत है इमर्जेंट रे है ये आपस में पैरेलल हो जाएं। तो अगर दो के बीच में 90 डिग्री का एंगल रखेंगे तो आने वाली और निकलने वाली रे आपस में पैरेलल होंगी। लेकिन अगर दो के बीच में 60 का एंगल रखेंगे, एक के पैरेलल रे छोड़ेंगे तो जो फाइनली बाहर निकलेगी वो दूसरे के पैरेलल होगी। ये क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। अरे हाँ ना, ठीक है आगे बढ़े। अरे हाँ ना, ठीक। तो ये हमारे पास में कुछ मिरर की कुछ, ठीक है। चलो अब यहां पर हम दो तरह के रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं क्लास में। एक रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम एक स्मूथ प्लेन सरफेस से, स्मूथ सरफेस ले रहा हूं मैं, स्मूथ चिकनी सतह जैसे कि एक मिरर, स्मूथ सरफेस चिकनी सतह है ना। हाँ, और आ गया, ठीक है। जिसे एक आध को नहीं आया वो हाँ दोबारा देख लेना वीडियो ना, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें।
ये बेटा मेरे पास में एक रफ सरफेस है, खुदरी सतह, रफ सरफेस, खुदरी सतह। ठीक, अब मैं इन दोनों के ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे समानांतर किरणें डाल के देखता हूं, देखो क्या होगा। अगर आप बिल्कुल स्मूथ चिकनी सतह पर प्रकाश की पैरेलल रे डालें, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, और यहां पर भी डाल रहा हूं मैं प्रकाश की पैरेलल रेज। इसे मान लो मैंने यहां डाली, और ये अब देखो होता क्या है, यहां बड़े ध्यान से समझना चीजों को। भाई जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण आके टकराती है, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे आप एक नॉर्मल अभिलंब खींच लो। तो नॉर्मल वो लाइन होती है जो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए। यहां देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना बड़ा आसान है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये जो नॉर्मल है, ये 90 डिग्री का तो एंगल बना रहा है, ये है ना, 90 डिग्री का एंगल है ना। ऐसे यहां पर भी बना लो, देखो ये लाइन बिल्कुल साफ साफ दिख रही होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो हमारे पास, चिकनी सतह हो, और उसके ऊपर हम प्रकाश की पैरेलल रे डालें, तो हम सभी को पता है कि भाई लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर टकराती है उसी एंगल पर वापस जाएगी। अगर आते समय लाइट नॉर्मल के इस तरफ है, तो जाते समय नॉर्मल के इस तरफ होगी। तो लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर जाती है। तो लाइट यहां पर टकराई और ऐसे निकल गई, ऐसे भी यहां पर भी ऐसे निकल गई। लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी उसी पे जाएगी, जिस एंगल पर आएगी उसी पे जाएगी। तो मैंने क्या देखा कि अगर मेरे पास प्लेन स्मूथ सरफेस हो और उसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डाली जाए, तो टकराने के बाद भी वो पैरेलल ही बनी हुई है। आते समय समानांतर थी, तो जाते समय भी समानांतर है। लेकिन अगर मेरे पास में रफ सरफेस हो, खुदरी सतह हो, यहां पे मामला थोड़ा सा बदल जाएगा। यहां देखना, भाई जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण टकराएगी वहां पे मुझे एक नॉर्मल खींचना है। तो मैं एक काम करता हूं, नॉर्मल खींचने के लिए छोटा सा एक हिस्सा बिल्कुल प्लेन ले लेता हूं, ताकि नॉर्मल खींचना आसान रहे। जहां पे लाइट आके टकराई वहां पे एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल मैंने ले लिया प्लेन। अब आपको पता है कि भाई नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के 90 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा। भाई नॉर्मल देखो ना, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 का ही तो बन रहा है ये। तो यहाँ पे नॉर्मल ये हो गया। इस पॉइंट पर नॉर्मल लूंगा तो कुछ ऐसे आएगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सरफेस के साथ में, बिल्कुल ठीक है। और हम सभी को पता है कि लाइट जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर जाएगी, ये बात हमेशा वैलिड है। तो यहाँ पर लाइट जिस एंगल पर टकराई उसी पर जाएगी। अगर यहाँ पर लाइट टकराई 3 डिग्री पर, तो वापस भी 3 पर ही जाएगी। अगर आते समय इस तरफ है तो जाते समय होगी उस तरफ। लाइट जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर चली गई, बहुत बढ़िया। अब यहां भी बेटा लाइट जिस एंगल पर आई है उसी पर जाएगी। आते समय नॉर्मल किस तरफ है तो जाते समय उस तरफ होगी। तो मैंने क्या देखा कि अगर मेरे पास रफ खुदरी सतह हो तो रेज आई तो थी पैरेलल, पर टकराने के बाद में एक इधर भाग गई, एक इधर भाग गई। टकराने के बाद में पैरेलल समानांतर नहीं रही। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो रफ सरफेस है, खुदरी सतह है, वो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन नहीं कर रही है। यहां पे भी देखो, रिफ्लेक्शन का लो हर पॉइंट में यहां पर भी फॉलो हो रहा है। इस पॉइंट पे यहां पर रे टकराई, यहां पर भी रे जिस एंगल पर आई उसी एंगल पे गई, यहां भी रे जिस एंगल पर आई उसी एंगल पे गई। बस यहां दिक्कत क्या होती है रफ सरफेस में, कि अलग अलग पॉइंट पे जो नॉर्मल की डायरेक्शन है ना, वो अलग अलग होती है। भाई बिल्कुल प्लेन सरफेस होगी तो आप कहीं पे भी नॉर्मल खींचो तो ये नॉर्मल बिल्कुल ऐसे बनेगा, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल बिल्कुल ऐसे बनेगा, इस पॉइंट पे भी ऐसे बनेगा। यहाँ पे जितने भी नॉर्मल बनेंगे ये नॉर्मल आपस में पैरेलल होते हैं। अब जो आपने रे छोड़ी वो भी पैरेलल, ये नॉर्मल अभिलंब भी आपस में पैरेलल। तो टोटल 3 तो रे हैं, तो 3 में से इंसिडेंट रे भी पैरेलल हो गई, नॉर्मल भी पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल ही निकलेंगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल इधर को बन रहा है, इस पॉइंट पे इधर को बन रहा है। तो इस वाले पॉइंट पे तो लाइट इस वाले नॉर्मल के हिसाब से जाएगी, इस वाले पॉइंट पे इस वाले नॉर्मल के हिसाब से जाएगी। तो इसका बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि रफ सरफेस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू आर इस रफ सरफेस पर भी काम कर रहा है। यहाँ पर भी लाइट जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल पर ही क्या जा रही है, वापस। बस यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अलग अलग पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से, तो इस पॉइंट पर लाइट इस वाले नॉर्मल के अकॉर्डिंग आते समय इधर थी, जाते समय इधर होगी, इस पॉइंट पर आते समय इधर थी, जाते समय इस तरफ होगी। तो जो ऐसा रिफ्लेक्शन है कि जहां पर रे पैरेलल तो आए लेकिन सरफेस पर टकराकर कोई रे किधर भाग जाए, कोई किधर भाग जाए, टकराने के बाद पैरेलल ना रहे, तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन है हमारा कहलाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर, अनियमित परावर्तन कहते हैं इसे हम। लेकिन यहाँ पर रे आए पैरेलल और टकराने के बाद ही पैरेलल रहे, ये हमारा कहलाता है स्पेक्युलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन प्रकाश की रे जाएंगी, सरफेस पर टकराएंगे, टकराने के बाद ही पैरेलल ही रहेंगी। तो जो स्मूथ चिकनी सतह है वो
स्पेकुलर रिफ्लेक्शन आपको शो कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रे आते समय पैरेलल थी पर जाते समय अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गई, तो ये हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास हो गया स्पेक्युलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन तो हम कहते हैं हिंदी में नियमित परावर्तन। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि नियमित परावर्तन जो है वो किस तरह की सतह प्रदर्शित करती हैं। तो नियमित परावर्तन होता है चिकनी सतहों से, जो स्मूथ सरफेस है उनसे होगा। लेकिन जो डिफ्यूज्ड है कि रे आई ऐसे कोई किधर भाग गई कोई किधर भाग गई, ये हमारा कहलाता है इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हमारा कहलाता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो रे आते समय पैरेलल हैं पर जाते समय पैरेलल नहीं है। दूसरा, इस तरह की जो बेटा जो रफ सरफेस होगी ना, उसमें आपको इमेज अपना प्रतिबिंब नहीं दिख पाएगा। मैं मान लो कि कोई रफ सरफेस है, उस पर लाइट टकराई, अगर मान लो कि यहां पे मान लो कि आपकी आंख है, तो रेज बहुत सारी रेज आके टकराई, तो कोई किधर चली गई कोई किधर चली गई, आपकी आंख में बहुत इंटेंस लाइट नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे आप इमेज नहीं देख सकते। रफ सरफेस के अंदर, सड़क के अंदर, दीवारों के अंदर आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक साइड से लाइट आई और टकराने के बाद में पैरेलल ही जा रही है, तो यहाँ पे आपकी आंख में बहुत इंटेंस लाइट पहुंच सकती है। तो इसके अंदर आप अपनी इमेज, अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब देखने के लिए आपको एक स्मूथ चिकनी सतह चाहिए होगी, जैसे कि मिरर। मिरर के अंदर आप अपनी इमेज देख सकते हैं कि मिरर के पे जो भी लगातार रेज टकरा रही हैं, वो जहां से टकराने के बाद में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिधर भी आप अपनी आंख रखोगे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत सारी रेज आपकी आंख में पहुंचेंगी। तो इसके अंदर आप अपनी इमेज देख सकते हैं। यह बहुत ही चिकनी सतह हो, कोई और पॉलिश्ड सरफेस हो। कई बार नहीं होता जो घरों में रेलिंग होती है वो बहुत ही पॉलिश्ड होती है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। चम्मच बहुत ही नई स्पून है, पॉलिश्ड है, उसके अंदर भी आपको अपनी शक्ल दिख जाती है। तो जो स्मूथ सरफेस होते हैं उनके अंदर आप अपनी इमेज देख सकते हैं, लेकिन जो रफ सरफेस होती है, सड़क वगैरह, उसमें नहीं देख सकते। तो ये कह रहा है ऐसा कभी हो सकता है सर कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, अगर एक ही मिरर लेंगे आप तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो फिर तो पैरेलल कैसे बनेंगी। हाँ, अगर आप दो मिरर का कॉम्बिनेशन ले लें तो वहां पे कुछ इस तरीके की चीजें बन सकती हैं। जैसे कि जो इमरजेंट रे है, ये इस वाले मिरर के लिए तो रिफ्लेक्टेड ही है भाई, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है। अगर मैं केवल इस वाले मिरर की बात करूं तो इस वाले के लिए इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड हो गई, तो तब ऐसा हो सकता है ना। इस वाले में, सॉरी, इस वाले में ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है। अगर मैं इस वाले मिरर की बात करूं तो उसके लिए ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड हो गई। तो एक में तो नहीं हो पाएगा, एक में तो कैसे होगा। एक में तो अगर बिल्कुल आप परपेंडिकुलर डालोगे तो लाइट जिस पाथ पे गई उसी पाथ पर वापस आ गई, या तो आप उसमें कह सकते हैं, है ना। जैसे परपेंडिकुलर वाला केस हमने कल पढ़ा था कि ये कि लाइट जो है अगर किसी मिरर पे बिल्कुल परपेंडिकुलर टकराए तो उसी पाथ पर लौट आएगी। तो ये भी एक तरीके से इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है ना, 180 डिग्री का। तो एंटी पैरेलल समझ लो, सेम ही डायरेक्शन में है ये, बस सेम ही लाइन पर है पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक पर्टिकुलर केस में ऐसा हो सकता है। अब हमारे पास में पेपर में उसने कहा कि जैसे एक बार उसने पेपर में कहा कि स्मूथ चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन को क्या कहा जाता है, तो हम बोलेंगे चिकनी सतह से होने वाला जो परावर्तन है, जो स्मूथ सरफेस से होने वाला जो परावर्तन है, चिकनी सतह से होने वाला, उसे हम कहते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर, जो भी आपको नाम लिखा मिल जाए। ऐसे कल को पूछ ले कि जो रफ सरफेस से होता है उस पर क्या होता है, वो हमारा क्या है, वो डिफ्यूज्ड है। कि जब रफ सरफेस पे भी आई इक्वल टू आर हर पॉइंट पे वैलिड है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर लाइट कभी रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट कभी परावर्तित हो रही है, हाँ 90 डिग्री वाले बताया ना, 90 डिग्री वाले में हो सकता है, ऐसे बता तो दिए, परपेंडिकुलर वाले स्पेशल केस में। अच्छा, अब देखो, अब इस पॉइंट पे भी आई इक्वल टू आर फॉलो हुआ, इस पॉइंट पे भी, अलग अलग पॉइंट पे आई इक्वल टू आर हर जगह वैलिड है। ठीक है, चलो अब हमारे पास में ये दो तीन बातें हमने पढ़ी। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, आपने कितना ध्यान दिया अभी हमें पता चल जाएगा।
अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण, ये समतल दर्पण कैसा दर्पण है, ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, ये प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता है कि फैलाता है, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? प्लेन मिरर कैसा मिरर है? एक ऑप्शन है कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण कन्वर्जिंग, और एक है हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर, अपसारी दर्पण। तो हम किस पर टिक लगाएंगे? अपसारी दर्पण। तो बताओ किस पर टिक लगा के आओगे? समतल दर्पण को अभिसारी कहें कि अपसारी? कन्वर्जिंग यानी कि प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने वाला, और डाइवर्जिंग यानी कि प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला। तो क्या आंसर होगा आपका? पर एनडीए कोस्ट गार्ड सीडीएस एग्जाम है अप्रैल में। भाई तुम्हारा पेपर 10 दिन बाद हो और तुम बैच ले लो 1 हफ्ते पहले, तो उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है नहीं। इतने साइंस स्पेशल निकलते हैं, जब आपको पता पेपर अप्रैल में, तो आप मार्च में क्यों बैच ले रहे हो भाई ना? ये 2 महीने में पहले फरवरी में क्यों ले रहे हो? आप भी तभी जागते हो ना जब बिल्कुल पेपर आने वाला होता है। स्नेहा, प्रिंस, देवयान, गंगेश, सरजीत का सही है। मनोज, देखो जो बच्चे कह रहे हैं कि प्लेन मिरर कन्वर्जिंग है, उन सबका गलत है। जो कह रहे हैं डाइवर्जिंग है, उनका भी गलत है। देखो प्लेन मिरर ना तो प्रकाश की किरण इकट्ठी करता ना फैलाता है। देखना, हमने स्मूथ चिकनी सतह में, स्मूथ चिकनी सतह में हमने क्या लिया था? हमने क्या बोला था आपसे स्मूथ चिकनी सतह के अंदर कि प्लेन मिरर का एग्जांपल लिया कि प्रकाश की किरणें आई पैरेलल, टकराने के बाद भी पैरेलल है। भैया रे आई पैरेलल और जाने के बाद भी पैरेलल है, तो क्या पैरेलल रे के रे एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है क्या? नहीं, ये फैल रही है नहीं। तो जैसी आई थी बिल्कुल वैसी की वैसी है। प्लेन मिरर ना प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता ना फैलाता है। जैसी आएंगी समानांतर, बिल्कुल वैसी की वैसी समानांतर ही निकल जाएंगी। समानांतर किरणें यानी कि उनके बीच बिल्कुल ऐसे चलती रहेंगी, ना तो एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, ना ऐसे फैल रही हैं। तो दोनों आपको बोला था नाइदर कन्वर्जिंग नो डाइवर्जिंग, तो लिखेंगे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज नाइदर कन्वर्जिंग, नाइदर कन्वर्जिंग नोर डाइवर्जिंग। समतल दर्पण न तो समतल दर्पण न तो अभिसारी है और न ही अपसारी। कोई सा नहीं है ये, ना कन्वर्जिंग ना डाइवर्जिंग है। ठीक है, तो बोलेंगे नाइदर कन्वर्जिंग नो डाइवर्जिंग, ना प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता है ना ही फैलाता है। ठीक, अब देखो, अब इस बात को हम ध्यान में रखते हुए कुछ सुंदर सुंदर पॉइंट लिखने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में, और सबको ध्यान रखने हैं, सारे के सारे काम के हैं। भाई प्लेन मिरर के अंदर ही तो हो रहा है, रे पैरेलल आ रही है, जा भी पैरेलल ही रही है। तो आप कहोगे सर पैरेलल रे तो कभी मिलते नहीं आपस में, ये तो कभी इकट्ठी नहीं होती। लेकिन अगर एक काम करो, आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, ट्रेन की जो पटरियां होती हैं सर, अगर सनलाइट एक जगह ही टकरा गई तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। फिर क्या होगा? ये पैरेलल रे है, गई किसी चीज पर टकराई तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करते हुए उस सरफेस पे जिस एंगल पर टकराएंगे नॉर्मल से उसी एंगल पे वापस आ जाएंगी, या बिल्कुल परपेंडिकुलर टकराएंगे तो उसी पाथ पर वापस आ जाएंगी एमडी। अगर किसी सरफेस पर टकरा गई तो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस आ जाएंगी, रिफ्लेक्शन के नियम का। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखना कि मैंने कहा कि रे पैरेलल गई और पैरेलल ही वापस आई। आप ट्रेन की पटरियों के बीच में अगर कभी खड़े होकर देखा हो आपने, तो आपने देखा कि ट्रेन की पटरियां पैरेलल होती हैं, कभी मिलती तो है नहीं ट्रेन की पटरी। लेकिन अगर आप बहुत दूर तक देखो, अगर बहुत खुली जगह हो, अगर आप बहुत दूर तक का देख पा रहे हो, तो ट्रेन की पटरी जा रही है जा रही है, मिलती नहीं है। पर कहीं बहुत दूर हमें लगता है एंड से में जाके से वापस से मिल रही हैं। ट्रेन की पटरियां मिलती नहीं है, पर मिलती हुई लगती हैं। अपीयर्स टू मीट, लगता है कि सब मिल सी रही हो, मिलती नहीं है, मिलती हुई लगती हैं। तो ऐसे जैसे प्रकाश की रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई। अब आपको पता बेटा कि पैरेलल रे कभी मिलती तो है नहीं, पर ये हमें कहीं बहुत दूर का मतलब है इन्फिनिटी, अनंत, यानी कहीं बहुत दूर अनंत पे हमें मिलती हुई लगेंगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्लेन मिरर है ये प्रकाशीय किरणों को कहां पर फोकस करता है, कहां पर इकट्ठा करता है, तो बोलेंगे जो प्लेन मिरर है प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है इन्फिनिटी, अनंत पे।
ये प्रकाशीय किरणों को अनंत पर फोकस करने का मतलब ये है कि कभी फोकस करेगा ही नहीं। भाई मैं कह रहा हूं कि ये काम जो होगा अनंत दूरी पे होगा। मैंने आपसे कहा कि आपको 1000 बिलियन डॉलर मिलेंगे अपने घर से चलो अनंत दूरी तय करने के बाद। 1000 बिलियन डॉलर रखे हुए, गारंटी मेरी है। आपने कहा जी ठीक है, आपने चलना शुरू कर दिया, है ना। आप मान लो कि चले गए 1000 किलोमीटर, आपने गुरुजी अब तक तो मिले नहीं, मैं कहूंगा भाई अनंत आगे के और चलो। आप मान लो कि अंतरिक्ष में जा रहे हैं, स्पेसशिप में बैठ के, आप 50 लाख करोड़ किलोमीटर दूर चले गए, आपने कहा जी अभी भी नहीं मिले पैसे, तो मैं कहूँ भैया अनंत तो अभी आया नहीं, अनंत की कोई डेफिनेशन थोड़ी ना, और जाओ। आप चले गए 2000 करोड़ लाख किलोमीटर आगे, अभी भी नहीं मिला, तो इन्फिनिटी आ जाएगा क्या? मैं कहूँ भाई चलते रहो, अनंत जब आएगा तब देखेंगे। यानी अनंत पे कोई काम होने का कभी होगा ही नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि प्लेन मिरर जो है प्रकाशीय किरणों को कहां पर फोकस करता है, तो मैं कहूंगा कि वो इन्फिनिटी फोकस करने वाला कभी फोकस करेगा ही नहीं। दूसरा, जो बेटा फोकस तक की दूरी होती है मिरर से, उसे हम कहते हैं फोकस डिस्टेंस या फोकल लेंथ। तो अगर फोकस अनंत पे है तो फोकस तक की दूरी भी कितनी होगी? अनंत होगी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो प्लेन मिरर है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, इसकी फोकस डिस्टेंस कितनी होती है, यानी जहां पे प्रकाशीय किरणों को फोकस कर रहा है वहां तक की दूरी मिरर से कितनी है? अनंत। वही समतल दर्पण जो है, प्लेन मिरर जो है, प्रकाशीय किरणों को अनंत पर फोकस करता है। अनंत पर फोकस करने का मतलब यह है कि अनंत से दर्पण की दूरी निकालेंगे वो भी तो अनंत ही आएगी। तो समतल दर्पण का फोकस भी अनंत पे होता है, इसकी फोकस दूरी भी कहां होती है? अनंत पे। तो यहां पे लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑफ प्लेन मिरर, फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट infinity, therefore its focal length या फोकस डिस्टेंस लिख लो, therefore its focus distance is also infinite। हिंदी में लिखेंगे समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, समतल दर्पण का फोकस, समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है ना। इसी चीज को मैं थोड़ा शॉर्टकट में इधर साइड में भी लिखता रहूंगा कि समतल दर्पण का जो फोकस है वो अनंत पे है, तो फोकस तक की जो दूरी है वो भी क्या है? इसकी अनंत। ठीक। तीसरा आप मुझे बताएंगे कि जो समतल दर्पण है इसकी त्रिज्या कितनी है? सर अगर कोई गंजा हो तो उसके ऑयल लगाने पर लाइट डाला जाए तो क्या रिफ्लेक्ट होगी? हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ा सा हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट होगा, कुछ उसका जो सर है वो एब्जॉर्ब भी करेगा। तो समतल दर्पण की अगर आपसे त्रिज्या पूछी जाए, रेडियस, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर रेडियस तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, किसी कर्व चीज की, घुमावदार चीज की होती है रेडियस। तो भाई कोई चीज ऐसी है, कोई सर्कल है, गोला, इनकी तो रेडियस होती है। और आप रेडियस किसकी पूछ रहे हैं? आप रेडियस पूछ रहे हैं सर प्लेन मिरर की, बिल्कुल फ्लैट। अब देखो बेटा रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेके सरकमफ्रांस, परिधि तक की दूरी होती है रेडियस। इसकी रेडियस मान लो ये है आर, और इसका सेंटर यहां बनेगा और इसकी रेडियस बनेगी ये आर डैश बोल दो इसे। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं पहले और दूसरे में कंपैरिजन करूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है साफ साफ कि जो दूसरे वाला जो गोला है, दूसरे वाला जो सर्कल है, इसकी रेडियस ज्यादा है। यानी देखो जब ये पहले वाला देखो भाई इसके अंदर ज्यादा कर्व है, भाई ज्यादा घुमाव है ना, घूमे। यानी कि अगर कुछ बहुत ज्यादा कर्व हो, कर्वेचर बहुत ज्यादा हो किसी चीज का, तो उसकी रेडियस कम आती है। लेकिन जैसे आपने इसका कर्वेचर कम किया, इसका घुमाव कम किया, ऐसे ऐसे करके ऐसे किया, तो रेडियस लगातार बढ़ रही है। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आपको यहाँ पे मोटरसाइकिल से घूमना है तो आप कहेंगे सर बहुत ही शार्प टर्न है, मैं तुरंत गिर जाऊंगा ज्यादा स्पीड से जाऊंगा तो। लेकिन अगर आप देखो यहां से यहां तक देखो तो बहुत ज्यादा आपको शार्प टर्न नहीं दिख रहा है ना। इस पर गाड़ी को चलाना आसान है। यानी कि जैसे आपने कर्वेचर को कम किया, आपने जैसे कि इसके घूम को कम किया, कर्व को कम किया, तो रेडियस बढ़ गई। यानी जैसे जैसे आप कर्वेचर कम करते हैं, बहुत ही ज्यादा कर्व चीज होती है तो रेडियस बहुत ही कम होती है,
कर्वेचर कम करते रेडियस बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अगर मैं कर्वेचर कम करते करते खत्म करके बिल्कुल प्लेन ही कर दूं तो रेडियस बढ़ते 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 इन्फिनाइट अनंत हो जाती है। तो जो प्लेन मिरर है, जो समतल दर्पण है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस है वो अनंत होती है, क्योंकि इसके अंदर कर्वेचर है ही नहीं। तो कर्वेचर को अगर हम कम करते 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 किसी चीज को बिल्कुल फ्लैट ही कर दें तो रेडियस बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाती है। जितना कोई चीज कर्व होगी, जितना ज्यादा शार्प टर्न होगा, उसकी रेडियस होगी कम। थोड़ा कर्वेचर कम करो तो रेडियस देखो बढ़ जाएगी, थोड़ा और कर्वेचर कम करो रेडियस और ज्यादा बढ़ जाएगी, और कम करो रेडियस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में कर्वेचर कम करते करते बिल्कुल खत्म ही कर दूं तो रेडियस बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे इस चीज को, लिखेंगे आप हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? अनंत। फोकस इसका अनंत पे, फोकस दूरी अनंत, और इसकी वक्रता त्रिज्या भी कितनी? अनंत। ठीक है, आएगा स्रोत आगे आएगा, सारी चीजें ना। अभी रिफ्लेक्शन चल रहा है, पहले रिफ्लेक्शन समझो। तो बेटा हमारे पास में तीन चीज आई यहां पर कि फोकस इसका अनंत पे है, फोकस तक की दूरी भी फिर अनंत, भाई फोकस ही अनंत पे है, फिर फोकस तक की दूरी भी कितनी आएगी? अनंत, और इसके अंदर कोई कर्वेचर है ही नहीं। और आप एक बात और ध्यान रखना कि जो रेडियस होती है ना, वो कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी जितना कम कर्वेचर होगा, जितने कम वक्रता होगी, जितना कम घुमाव होगा, त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो रेडियस कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर कर्वेचर कम है, घुमाव है ही नहीं, तो रेडियस बढ़ती रहेगी, और कर्वेचर अगर बिल्कुल समाप्त हो जाए, जीरो, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? अनंत। ठीक है, आगे बात में आप सभी को। अब हमारे पास में अगला पॉइंट आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्लेन मिरर है, जो समतल दर्पण है, इसकी पावर, इसकी शक्ति कितनी होती है? फोर्थ पॉइंट है पावर ऑफ प्लेन मिरर। पावर ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण की शक्ति। इसकी पावर शक्ति कितनी होती है? बताओ। अरे सारे पॉइंट याद करते रहना साथ साथ मेरे। फोकस अनंत पे, फोकस तक की दूरी अनंत है, वक्रता त्रिज्या यानी कोई वो भी अनंत है, यानी कि ये जिस चीजों के अंदर बिल्कुल फ्लैट चीजें होती हैं, प्लेन चीजें होती हैं, उनकी त्रिज्या अनंत होती है। जितने बच्चों का जीरो लिखा है उन सबका बिल्कुल सही। देखो बेटा, जो प्लेन मिरर है, इसकी पावर जो होती है, इसकी शक्ति जो होती है जीरो। तो पहले हम समझते हैं कि पावर का मतलब क्या होता है किसी मिरर की। पावर ऑफ ए मिरर, यानी आपको पहले से आंसर पता है, इसका अच्छी बात है। दर्पण की शक्ति। देखो, किसी मिरर की पावर का मतलब ये होता है कि वो दर्पण जो है वो प्रकाशीय किरणों को कितना अच्छा इकट्ठा कर सकता है, ये कितना अच्छा फैला सकता है, उसकी क्या कहलाती है बेटा? पावर, है ना। अब जो प्लेन मिरर है,
प्लेन मिरर जो है ये ना तो प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता ना ही फैलाता। अगर इसके ऊपर प्रकाशीय किरणें समानांतर आई, टकराने के बाद भी समांतर है, तो ये किरणों को कोई एक पॉइंट पे इकट्ठा थोड़े ना कर रहा है, एक पॉइंट पे जाके मिला दे रहा है, या फैला थोड़े ना दे रहा है कि टकराती किरणें दूर दूर भाग जाएं। भाई आते समय जैसी थी जाते समय वैसी है, इसके अंदर कोई पावर ही नहीं है। इन किरणों के साथ कोई छेड़खानी कर ही नहीं पाया, ये जैसी आई थी वैसी वैसी चली गई, इसमें टक्कर मार के। बेचारे में कोई दम ही नहीं है। भाई आपको कोई आके एक थप्पड़ मार के जाए, कुछ तो करोगे आप। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि आपके अंदर कोई पावर ही नहीं है, ना शारीरिक पावर है ना कोई वैसे पैसे की पावर है, आपने कहा भाई साहब मार के चला गया कोई बात नहीं, कम गरीब आदमी कमजोर आदमी क्या करे। तो ऐसे समझो गरीब कमजोर है, इसकी पावर जीरो है कि रे आएंगे टक्कर मार के जैसी आई थी बिल्कुल वैसी गई, हल्का सा भी कुछ नहीं कर पाया ये कि हल्का सा भी इकट्ठा कर पाया हो, दूर कर पाया हो। तो पावर का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ ए मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। किसी दर्पण की यह क्षमता कि वो प्रकाशीय किरणों को कितना अच्छा अभिसरित कर पाए या कितना अच्छा अपसरित कर पाए, कितना अच्छा अभिसरित यानी इकट्ठा कर पाए, अपसरित यानी कि फैला पाए, वो उसकी पावर कहलाती है। तो ना तो ये अभिसरित कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, ना ही अपसरित फैला सकता है, ना कन्वर्ज कर सकता है, ना ही डाइवर्ज कर सकता है। तो लिखेंगे पावर की डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ ए मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज is called power of a mirror। हिंदी में लिखेंगे किसी दर्पण की प्रकाश की किरणों को अभिसरित यानी इकट्ठा करना, अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता उसकी शक्ति कहलाती है। उसकी पावर कितनी होती है? 0। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। तो आप चाहो तो लिख सकते हैं इसकी पावर कितनी है? 0 डायोप्टर। उसकी पावर 0 डायोप्टर होगी। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं हम। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? पावर कितनी है इसकी? 0। तो सबसे पहले देखो यहां पे एक एक शब्द में समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्लेन मिरर है इसका फोकस कहां पे होता है? अनंत पे। इसका फोकस का मतलब यह कि प्रकाशीय किरणों को कहां पर इकट्ठा करेगा, कहां पर फोकस कर देगा, कहां पर सारी किरणें मिला देगा। तो प्रकाशीय किरणों को फोकस करता है अनंत पे। इसका मतलब प्रकाशीय किरणें फोकस अनंत पे। प्रकाशीय किरणों को अनंत पे फोकस करने का मतलब कभी फोकस करेगा ही नहीं, क्योंकि अनंत कभी आएगा ही नहीं, तो प्रकाशीय किरणें कभी फोकस से कर ही नहीं पाएगा। तो इसका जो फोकस है वो अनंत पे है और फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। तो इसकी फोकस दूरी कितनी है? अनंत ही होगी। जब फोकस अनंत पे है तो फोकस तक की दूरी भी अनंत है। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी? अनंत, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट चीज होती है प्लेन, उनकी त्रिज्या होती है अनंत। और एक मैंने कहा कि इसकी पावर कितनी है? 0। एक 5वां पॉइंट लिखेंगे इसमें हम। एक लिखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, इसकी मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन हम सभी मिरर की पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट होता है मैग्निफिकेशन ये। तो समतल दर्पण की मैग्निफिकेशन को लिखते हैं हम m से, और इसकी वैल्यू होती है +1। इसका मतलब क्या है ये थोड़ा सा आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम सारे पॉइंट एक साथ लिख रहे हैं, तो आप इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो लिख लेंगे +1। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी हल्का सा आइडिया दे देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसकी आवर्धन क्षमता +1 का मतलब ये होता है जब भी आवर्धन प्लस दिखे ना, इसका मतलब कि इसकी जो इमेज बनाएगा वो सीधी इमेज बनाएगा। भाई घर में जो हमारे प्लेन मिरर है, समतल दर्पण जो है, इसके सामने जब आप जाके खड़े होते हैं, सर की जगह सर दिखता है, पैर की जगह पैर, इमेज सीधी बन रही है। और 1 का मतलब यहाँ पे ये कि इमेज जो बनेगी वो कितनी मैग्नीफाई होगी, कितने गुना बड़ी बनेगी। 1 गुना यानी कि जितने बड़े आप हैं उतनी बड़ी इमेज बनेगी। तो अभी के लिए आप ये समझो कि समतल दर्पण जो है प्लस का मतलब है कि सीधी इमेज बनाता है, और 1 का मतलब है कि सेम साइज की इमेज बनाता है। बाकी हम इसे डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है,
तो ये इसके ऊपर हम 10-15 मिनट लगाएंगे अच्छे से, तो इसकी मैग्निफिकेशन लिखेंगे हम +1। तो सब बच्चे काम करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे, जो इतनी देर जो मैंने लगाई है, मैं अगर चाहता तो इन 5 पॉइंट को डायरेक्ट भी लिखवा सकता था। अगर आप लूसेंट से पढ़ें तो 5 पॉइंट आप क्या करते, 2 मिनट में पढ़ लेते, पर इनकी फील आना भी जरूरी है, वरना फिर अच्छी चीजों में फंस जाओगे। वन लाइनर आएगा तो कर लोगे, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या क्या चेंज है लाइट का? आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ चेंज नहीं होता। लाइट जिस एंगल पर गई उसी एंगल पर जाएगी। लाइट की जो कलर फ्रीक्वेंसी है वही कलर फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। लाइट जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से आएगी, कुछ चेंज नहीं होता लाइट का ना रिफ्लेक्शन में। इंटेंसिटी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है अगर लाइट केवल रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत दूसरे मीडियम में भी जा रही है। तो रिफ्लेक्शन के समय में जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता। जैसे मान लो कि यहाँ पे लाइट गई, ऐसे रिफ्लेक्शन जो है, अगर हम यहाँ बनाए रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, ये भाई एक ही मीडियम में तो है। अगर ये हवा में गई थी लाइट, टकराने के बाद में हवा में ही जा रही है, तो लाइट के जो प्रॉपर्टी है चेंज होती है, वो चेंज होती है मीडियम बदलने पर। अगर मान लो लाइट यहाँ पे जा रही है, इंसिडेंट रे की स्पीड अगर v है आपतित किरण की, तो रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड भी v होगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। दूसरा, जैसे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इसकी भी होगी, जो आवृत्ति इसकी है वही इसकी होगी, जो तरंग धैर्य इसकी वही तरंग धैर्य इसकी भी होगी। ये सब कुछ तो रहेगा सेम। इंटेंसिटी में फर्क पड़ सकता है अगर मान लो ऐसा हो कि जब लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे मान लो तो मिरर है, ठीक है, यहाँ पे तो लगभग लगभग सारी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो बहुत सारे सरफेस ऐसे हैं कि जब लाइट वहां पर टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है तो थोड़ी बहुत दूसरे मीडियम में भी जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता में फर्क आ सकता है। जैसे मान लो कि आपने बल्ब जलाया तो लाइट गई, जो टकरा के वापस आई तो उतनी ही चमक, उतनी इंटेंस ना हो, उतनी ही तीव्रता ना हो जितनी की इंसिडेंट की थी, क्योंकि अगर वो दूसरे मीडियम में भी जा सकती है। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि अरे मैंने बोला था तुम्हारे से कि साइंस स्पेशल 24 जो है उसका तो मार्च में खत्म हो रहा था, उससे मैंने बोला था कि 2 महीने उसकी बढ़ जाएगी वैलिडिटी। क्यों परेशान हो रहे हो तुम? 24 का बोला था मैंने, 23 का बोला था, 23 का था शायद वो, है ना, जिनका 23 वालों का था शायद से, देखता हूँ, चलो बाद में चेक कर लेंगे हम। इंटेंसिटी में फर्क आ जाएगा, बाकी और किसी चीज में फर्क नहीं आएगा। बाकी जब मैं एक बार जब रिफ्रैक्शन अपवर्तन बताऊंगा ना, तब आएंगे हम इन फैक्टर पे, क्योंकि वहां पे हम ज्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे। अभी एक बच्चे ने पूछा था इसलिए मैंने हल्का सा बता दिया बीच में, बाकी इसमें कंफ्यूज मत होना। अपवर्तन के समय पे हम आएंगे इन सारी बातों पे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो है +1। अब हमारे पास में 5 पॉइंट है, फटाफट इन सब सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इस मैग्निफिकेशन के ऊपर, देखो ये हमारे पास में एक काम करते हैं, चलो फिर आज जल्दीबाजी में गड़बड़ ना हो जाए, फटाफट तब तक ना कुछ क्वेश्चन इसके ही कर लेते हैं। 23 का बोला था, हाँ तो 23 वालों का हो गया, 24 वालों का जब है तब करना भाई तुम, है ना। जैसे अब हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं स्पीड से। देखो, अब हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम पेपर में जाते हैं ना, तो पेपर में दिक्कत क्या है कि सारे ऑप्शन ये मिलेंगे, 0, इन्फिनिटी, 1। क्योंकि जब हमने 5 पॉइंट याद करे मिरर के बारे में, तो इन्फिनिटी, +1, 0, ये तो सब ऑप्शन पढ़े, तो पेपर में सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि समतल दर्पण की शक्ति क्या है। तो आप कहेंगे सर पावर का मतलब होता है किरणों को इकट्ठा करना या फैला देना, तो समतल दर्पण ना किरणों को इकट्ठा करता है ना ही फैलाता है। तो इसकी पावर, इसकी शक्ति कितनी होती है? 0। अरे यार ब्लू लेना है, तो इसकी पावर कितनी होती है? 0। तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, समझ रहे हो। क्योंकि जब पेपर में जाएंगे तो सारे ऑप्शन मिलेंगे एक जैसे ही। जैसे विक्की ने और बीबी नायडू ने दोनों ने गलत कर दिया, +1 लिख दिया, भैया मैग्निफिकेशन +1 बताया। अब देख रहे हो इन बच्चों से पेपर तक की क्या उम्मीद करें हम, जिन बच्चों से 3-4 मिनट भी चीजें याद नहीं की जा रही हैं। तो उसकी पावर पूछा उसने। अगले में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर, वक्रता त्रिज्या कितनी है। तो जो प्लेन मिरर है ये तो बिल्कुल फ्लैट है, इसके अंदर तो कोई कर्व है ही नहीं,
तो जो चीजें बिल्कुल फ्लैट होती हैं उनकी त्रिज्या जो होती है बढ़ते बढ़ते हो जाती है अनंत। तो क्या होगी, इज इन्फिनाइट, अनंत होगी। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। अगला, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण की जो मैग्निफिकेशन होती है +1 के बराबर, इज इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ये सारे गलत है ना। तो ये ऑप्शन आपको भाई एक जैसे से ही मिलेंगे ना, ध्यान रखना है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कोल्ड, ये बताना। इसका आंसर क्या बनेगा? हम्म, इसमें क्या लिखा? रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, हम कहते हैं रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर या डिफ्यूज तो एक ही बात होती है। तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम इतना ही रख रहे हैं। बाकी कल आपको मैं मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करेंगे हम, और मैग्निफिकेशन +1 का क्या मतलब है उसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो कल हम कोशिश करेंगे क्लास में रिफ्लेक्शन को समाप्त करने की, और फिर हम आएंगे रिफ्रैक्शन अपवर्तन पे, है ना। जब रिफ्रैक्शन अपवर्तन पे हम आएंगे तो बाद में उसे हम रिफ्लेक्शन के साथ में कंपेयर भी करेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं हैं। रमन, धीरज, लक्की, सोहित, सुजाता, ये 5 पॉइंट जरूर याद रखें आज की क्लास के। फोकस प्लेन मिरर का कहाँ है, फोकस दूरी कितनी है, वक्रता त्रिज्या रेडियस कितनी है, पावर कितनी है, और मैग्निफिकेशन कितनी है। दूसरा, मिरर घुमाएंगे 3 डिग्री पर, नॉर्मल घूमेगा 3 पर, रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगी 6 डिग्री पर, है ना। इसके अलावा अगर 2 मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हों और एक मिरर के पैरेलल रे छोड़ देंगे तो जो फाइनली बाहर निकलेगी वो दूसरे वाले मिरर के पैरेलल होगी। और 90 डिग्री का एंगल हो तो जो इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट रे है वो आपस में पैरेलल निकलेंगी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम इसे अच्छे से और देखेंगे, 1-2 पॉइंट जो रह गए इसके, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।